6 में से 5 विधायक, और इसके बाद बीजेपी कहती है कि तोड़ने फोड़ने में हम भरोसा नहीं करते हैं। क्या ये महाग्रंथ अगर लिखेंगे तो महाग्रंथ की शुरुआत में जो एक पन्ने में हम अपने विचार लिखते हैं, उन विचारों में सबसे ऊपर यही होगा कि तोड़ने फोड़ने में विश्वास नहीं रखने वाली बीजेपी के नाम से जो ये महाग्रंथ है, इस महाग्रंथ में जरा देख लीजिए कि किन किन नाम, कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कल को अलग थी, आज बीजेपी के साथ दूध के धुले हो गए हैं और इनके ऊपर कोई दाग नहीं है। क्या कहेंगे? धन्यवाद राजीव जी। अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करती तो 42 की संख्या से शुरू हुई एनडीए आज कहां सिमट के चली आई है, ये आपको पता ही है, पूरे देश को पता है। अब न तो इनके पास विचारधारा का कोई प्रतिबंध है और न कोई क्राइटेरिया है, बस आप इनके पास आ जाइए, कैसे भी आना है। अब तो चली पड़ा है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो सरकार बनेगी ही बनेगी, नहीं वोट दिया तभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। देखिए राजीव जी, जो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की बात हो रही है, ये जो लोग वहां से चुनाव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, वो देखिए वर्चुअली वास्तव में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। ये होता क्या कि ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जब टिकट इनको नहीं मिला तो इन लोगों को जनता दल यूनाइटेड से सिंबल लिया, चुनाव लड़ गए। और यह स्थिति हर राज्य में है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में ही हम लोग देखते हैं, बिहार में भी हम लोगों ने देखा है कि जिनको कांग्रेस से, चाहे आरजेडी से, चाहे जेडीयू से टिकट नहीं मिला, चाहे समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला या बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो पता चला कि शिवसेना का सिंबल लेके चले आए। यानी कि उनको चुनाव लड़ना है, किसी पार्टी का सिंबल हमें चाहिए। इस आधार पर मैं नहीं मानता, मैं अरुणाचल को जितना देखा हूं वहां जाके मैंने महसूस किया है कि इन पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो इन पार्टियों का केवल उन लोगों के लिए, वहां के नेताओं के लिए इतना ही मतलब है कि वह इनसे टिकट लेते हैं, इनके सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के जीत जाते हैं। और जिनके गठबंधन में इस तरह के लोग होते हैं, उन गठबंधन से भी लोगों को लोग एक बड़ी पार्टियां अपना टिकट दिलवाती हैं। जैसे आप यही देखिए, उत्तर प्रदेश में ही अपना दल से कितने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट मिल गया, जिनको अपने नहीं दे पाए उनके यहां से दिलवा दिए। निषाद पार्टी से लोगों ने टिकट दिलवा दिया। तो ये लोग होते हैं उन्हीं के हैं। अब जब स्थितियां बदलती है तो उनके साथ चले जाते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि न तो वहां पे जनता दल यूनाइटेड का जनाधार था और न जनाधार है। ये चुने पार्टी के सिंबल पर चुने हुए विधायक थे, जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के विधायक मैंने नेता रहे हैं वो, और जब आप एनडीए से अलग हुए तो उनके साथ जाकर के वो मिल गए। इस आधार पर मैं नहीं मानता कि कोई नीतीश कुमार के जनाधार पे कोई डेंट लगा हो, या उनकी लोगों में कोई नाराजगी पैदा हो गई हो, या इस तरह का कोई आक्रोश उनकी पार्टी में पैदा हो गया कि नहीं इनकी पार्टी में नहीं रहना। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बड़ी चुनौती यही है कि नीतीश कुमार के रूप में एक ऐसा व्यक्ति विपक्ष में उभर के सामने आ गया है जिसका कोई काट नहीं है। यह बेचैनी मुख्य है। सवाल जिन बातों पर विपक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमला करती रही है, उन सबका काट नीतीश कुमार है। न तो आप इनके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप लगा सकते हैं, न परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं। इतने सालों तक लगातार 8 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आप इनके ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। पिछड़ों की राजनीति करने के लिए जिसका वो दावा करते हैं, जो अपने नेतृत्व डेवलप कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पिछड़ों के नेता हैं। तो समस्या केवल इनके सामने आ गई कि एक ऐसा नेता विपक्ष में उभरा और विपक्ष को उससे ताकत दी जिसके सामने जितने इनके हथियार थे वो भोथरे साबित हो रहे हैं। और नीतीश कुमार के रूप में बिहार से शुरू हुई है राजनीति एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने की ओर जाने लगी है जो विपक्ष के लोगों को, जो वाकई विपक्ष है, देखिए इस देश में दो तरह का विपक्ष है। एक विपक्ष वास्तव में जो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है, और एक वह विपक्ष जिसको सत्तारूढ़ दल पुष्पित और पलवित कर रहा है। जैसा मैं मतलब निजी आम आदमी पार्टी को मैं विपक्ष नहीं मानता, और राष्ट्रपति चुनाव के बाद में ममता बनर्जी से भी मुझे निराशा हाथ लगी। और अब तो जब उन्होंने आरएसएस की तारीफ करनी शुरू कर दी तो भी मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, उन्हीं की भाषा बोलने वाले लोग हैं। और अब तक की राजनीति में चौथी या 5वीं बार मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक साहब, बीजेपी के नेता, उनको भी मैं विपक्ष नहीं मानता, वह उन्हीं के साथी हैं। तो ये तीन राजनीतिक दल जो है ये विपक्ष नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का इनका कोई मकसद नहीं है। कल जरूरत पड़ेगी तो उनके साथ मिल जाएंगे।
लेकिन जो वाकई विपक्ष है क्रॉस द कंट्री विभिन्न राज्यों में, वह विपक्ष का। और ये नेता वाली बात है ना, नेता वाली बात तो बीजेपी इसको उभारेगी कि विपक्ष का नेता कौन होगा, यह उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी में मुझे लगता है कि विपक्ष फंसेगा नहीं। जिस जिस राज्य में विपक्षी नेता मजबूत हैं उन राज्यों चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और इनकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी को वहां पे चुनौती देंगे वो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, आम आदमी को प्रश्न देना कि गुजरात, हिमाचल या उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई है वहां किसी ताकत के रूप में, अन्यथा हर जगह की स्थिति है। और ये 2024 का चुनाव इनके लिए बहुत कठिन होगा। इसीलिए आप देखिए ना कि किस तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो रहा है। जो अभी केरल में सम्मानित प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ भ्रष्टाचार के नाम पर, और यह कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई है, इसकी वजह से तमाम भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं। उनको अपना भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। उनके लोग अब तो एक बात चली निकले कि उनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो भ्रष्टाचारी वहां चला जाए वो एकदम गंगा सागर नहा लेता है, सभी भ्रष्टाचार उसके दूर हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की जो विपक्ष की पहल है, मुझे लगता है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में परवान चढ़ेगी। नेतृत्व का कोई विषय नहीं होगा। कांग्रेस को कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उसकी पकड़ नहीं है कांग्रेस को। और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अभी नेतृत्व के सवाल पे कोई बात उलझेगी नहीं। वहां 5 से 7 तारीख के बीच में जो नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से उनकी जो मुलाकात है, तो तस्वीर और साफ होगी। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बेचैनी बीजेपी की यही है कि अब तक जो विपक्ष में मैं जो हलचल नहीं थी, जो ताकत नहीं दिखाई पड़ रही थी, एकजुटता नहीं थी और आक्रामकता नहीं थी, वह इकट्ठी हो गई। और इस वजह से बीजेपी का तिलस्म टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे बीजेपी विपक्ष के लोग संगठित होंगे, इनके ये आक्रामक होंगे, यह तिलस्म और टूटेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये दृश्य और टूटेगा। लेकिन क्या बीजेपी के माफ करें, बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर और वार देखेंगे हम? क्या लगता है धनंजय जी, नीतीश कुमार को पहला झटका मणिपुर से, और ऐसे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है कि दूसरे दलों के नेताओं को, दूसरे दलों के विधायकों को, सांसदों को आप तोड़ कर ले जाते हैं, और 2024 बार बार नीतीश कुमार याद दिलाते हैं। अब नीतीश कुमार जैसे ही आगे निकलते हैं, उनका काफिला निकलता है, तो पीछे से आवाज़ आती है